हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। श्रृंखला एक समाधान की कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए रिमेनिंग क्वेश्चनों को आज लेते हैं। पीला केक है, ये लेंथेनाइड एक्टिनोइड वाली जो आपके टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन उठाया हुआ है, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स में से। और ये अपने जो जेडीली बुक है ना उसमें से सीधा वन लाइनर पर्सन बनाया हुआ है। और इस बुक में से लगभग लेंथेनाइड और एक्टिनोइड के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पर्सन आते हैं, कॉपी पेस्ट। तो इसमें से सीधा सीधा याद करना है, येलो केक किसको कहते हैं। यूरेनियम को जो ऑक्सो एसिड होते हैं उसके साथ यदि उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया जाए तो उसको किसके नाम से जाना जाता है, येलो केक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि येलो कलर का होता है। लेंथेनाइड Ln3+ चेंज इन Ln के मानक अपचयन विभव हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कौन कौन से, कैसे, कितने, क्या है। एक दूसरे के समान तथा पिछले संक्रमण धातु के समान भी। देखो ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है। हालांकि लेंथेनाइड तत्वों के Ln3+ की जो आयनिक त्रिज्या है वो लगभग समान होती है, तो इनके जो मानक अपचयन विभव के मान है उसमें एक या दो एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी लगभग इनके सेम ही होते हैं। दूसरी चीज, एक दूसरे से भिन्न परंतु पी ब्लॉक तत्वों के समान, एक दूसरे के समान तथा एस ब्लॉक तत्वों के समान। देखो ये प्रश्न तैयार कर लेना। हालांकि ऑब्जेक्शन में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, बट आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके पास 2-3 ऐसे क्वेश्चन जरूर हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है कि जिसमें कैल्शियम के साथ इसकी समानताएं ज्यादा दिखाई गई। तो याद रख लेना, इसके जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक तत्व हैं, विशेषकर इसमें जो इट्रीबियम है वो प्लस थोरियम वाले एलिमेंट और कैल्शियम, इनके जो गुणधर्म है ना वो लगभग क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, ये एस ब्लॉक तत्व के साथ और परस्पर समानता, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, लेंथेनाइड संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, लेंथेनाइड संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म अवस्थाओं माइक्रोस्टेट्स के कम संख्या के कारण ये कम अवशोषण बैंडों को दर्शाता है। देखिए अवशोषण बैंड होते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, वो एफ संक्रमण से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर माइक्रोस्टेट का इसके अवशोषण बैंड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस पे मैं लगा रहा हूं इसके कट। यह कथन सत्य नहीं है, हालांकि सत्य कथन के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा गया है। इसमें एक अच्छा प्रश्न ये जरूर तैयार करो, ये माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, इसका क्या पता प्रश्न आ जाए। आपको अभी तक ऐसा कुछ प्रश्न दिया नहीं है। तो माइक्रोस्टेट्स में स्टूडेंट्स इतना ध्यान रख लेना आप लोग, माइक्रोस्टेट को थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं यहां पर। माइक्रोस्टेट में इसका एक फॉर्मूला होता है माइक्रोस्टेट का कि म्यू एन डिवाइडेड बाई आर और ये एन माइनस आर, इस प्रकार का एक फॉर्मूला बनाया जाता है माइक्रोस्टेट का। इसमें ये एन और आर ये क्या चीज है, तो एन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2, ये संख्या होती है। जिस भी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस उपकोष के कक्षकों की संख्या का डबल कर देना, वो तो हो जाएंगे एन। ठीक है, आर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे ये पूछ ले कि F3 के अंदर माइक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे, माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे F3 का। तो आपको क्या करना है, F कक्षक कितने होते हैं, 7 होते हैं F उपकोष के अंदर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये n है, n की वैल्यू देखो, f ऑर्बिटल है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं f। ठीक है, 7 का डबल करो तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहां पर आप इसको लिखोगे ऐसे 14 डिवाइडेड बाई अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 14 माइनस 3, तो इतना कितना हो जाएगा इसका, ये 14 डिवाइडेड बाई, इसको मैं 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं मैं 11। यहां तक ठीक है, सोल्व करूं तो। अब देखो इसको सोल्व करोगे ना आप लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हो 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा, ऐसे लिखते लिखते 1 तक जाओगे तो मैं इसको 11 लिख दूं ऐसे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 11, इससे तो ये कट जाएगा। इसका इसमें कहीं भाग लगता हो तो 3 4 12, 2 का भाग जाएगा 7 बार। ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, 407, 13 इंटू 7, 1 पावर में गए 2, 7 1 2, 91, 91 को फिर किससे गुणा करोगे, 4 से,
4 एकम 4 और 9 4 36, 364 माइक्रोस्टेट्स होंगे इसके अंदर, 364। एक उदाहरण देके समझा दिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, D3 का, मोस्टली एफ का तो नहीं पूछते हैं, डी का पूछते हैं, तो डी का ऐसे ज्ञात कर लेना। ठीक है, डी में कितने हो जाएंगे, इसको ब्रेक एन का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन वो यहाँ रख लेना, इस प्रकार से सोल्व करना, माइक्रोस्टेट ज्ञात कर लेना। चलो, एक नया टॉपिक था, ये बता दिया आपको। कम संख्या इसका साथ कोई रिलेशन होता है। इनके स्पेक्ट्रा उपसय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री पर निर्भर है। नहीं जी, इस पर भी निर्भर नहीं करते। ये तो डी ऑर्बिटल्स में जो ट्रांजिशन उस पर निर्भर करता है। संक्रमण धातु संकुलों की तुलना में मोलर विलोप गुणांक कम होता है, ये PYQ है, पर्सन आया हुआ है। ठीक है, दुर्बल वाइब्रेनिक मतलब कंपन युग्मन के कारण कि अवशोषण बैंड तीव्र होते हैं, बिल्कुल इसके शार्प बैंड होते हैं, तभी तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट किया जाता है ना कैलिब्रेशन में, इनमें उपयोग किया जाता है ए ब्लॉक तत्वों का। जबकि डी ब्लॉक तत्वों के क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। लिगेंड क्षेत्र प्रभाव नगण्य है, ये बात भी सही है। क्यों नगण्य है, क्योंकि इसमें लिगेंड है वो बाहर की तरफ रहता है और एफ ऑर्बिटल काफी अंदर की तरफ रहते हैं, N-2 की तरफ रहते हैं, तो इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए इनका इफेक्ट भी नगण्य है। तो इसमें सी भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है। और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ, तो सी डी ई जहां मिल जाए वो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार से सी डी और ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनाइड आयनों के चुंबकीय गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, एलन आयनों के आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में विचार करना है। ओके, तो इसमें प्रश्न क्या पूछा, आगे देखते हैं। सही कथनों को दिखाने वाला विकल्प, आपसे राइट ऑप्शन पूछे। प्रेषित चुंबकीय आघूर्ण लिगेंड क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, नहीं करते, क्योंकि देखो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो लिगेंड पर तो इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि लिगेंड और उसके जो चुंबकीय आघूर्ण दर्शन वाले एफ कोष वो काफी अंदर की तरफ होते, तो लिगेंड के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो ये कथन तो निर्भर नहीं करते होते, जबकि ये कर रहा था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। केवल निम्नतम अवस्था समविष्ट है, बिल्कुल, जे की लोअर स्टेट काम में ली जाती है इसके अंदर। स्पिन कक्ष युग्मन 1000 सेंटीमीटर के लगभग, जबकि लिगेंड के क्षेत्र प्रभाव केवल 100 सेंटीमीटर के आसपास है। बिल्कुल ये सेमेरियम से रिलेटेड है, ये सेमेरियम के रिगार्डिंग आता, आपको एक प्रकार से लूप बना करके पढ़ाया हुआ है कि इसमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता। F7 विन्यास के चुंबकीय आघूर्ण के परिकलन के लिए स्पिन केवल सूत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए इसके अंदर है ना, स्पिन के साथ साथ आपको ऑर्बिटल वाला भी यूज किया जाता है, μs प्लस μl दोनों यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत, दोनों उपयोग किए जाते हैं नहीं की जगह, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें बी और सी ऑप्शन मिलता है तो सही है, बी और सी ऑप्शन दे रखा है, ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रीनियम, ये मेटल क्लस्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मेटल क्लस्टर का क्वेश्चन है। रीनियम आबंध क्रम का अनुसरण करता है। तो देखो रीनियम में 3-4 प्रकार के बंध होते हैं। जब एक बंध बनता है तब तो वो बनता है सिग्मा, और 2 बंध बनते हैं इसके अंदर पाई, और एक बंध बनता है इसके अंदर डेल्टा। 3 प्रकार के बंध बनते हैं, ध्यान रहे, सिग्मा, फिर 2 पाई, फिर एक डेल्टा। रीनियम के बिटवीन यदि बंध है तो 4 बंध पाए जाते हैं मोस्टली। इसका परजिनेट आयन के रिगार्डिंग ऐसे परजिनेट आयन बोल देते हैं उसको। इसमें एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा, और उसके बाद इसके स्टार वाले मिले तो डेल्टा स्टार वगैरह, पाई स्टार, सिग्मा स्टार ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक इसको को थोड़ा सीधा याद करो तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि रीनियम का जो ये डायरेक्ट है ना, रीनियम के साथ 4 क्लोराइड आयन, ये एक्चुअली ऐसे होते हैं। ये एक रीनियम है और दूसरा रीनियम है, और इसके साथ ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं, इससे 4 ये और इसके साथ 4 ये, ऐसे एक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं। Cl 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 और ये Cl ऐसे, और यहाँ पर इनके मध्य बॉन्डिंग होती है 4, जिसमें से एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा। तो इसका बंध क्रम तो मान कितना होता है, 4.0 बंध क्रम होता है। फिर इसको तो देखो स्टूडेंट, यदि आप सीधा याद कर लो तो और ही बेस्ट है, क्योंकि ये लगभग नेट डेव का ये क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होता है ये, और ये आपकी नोटबुक में मैंने अच्छे से सोल्व करवा के लिखवाया हुआ है। इसके ये 1 2 3 तीनों की तीनों उदाहरण। तो इसमें Cl2 पी के साथ 2 मिथाइल और एक फिनाइल समूह के 4 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो इसमें इतना ध्यान रखना, एक सिग्मा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 पाई में पाए जाते हैं, और इसके साथ 2 इसके अंदर डेल्टा में, और एक डेल्टा स्टार में पाया जाता है। तो इसका बंध क्रम घट करके कितना हो जाएगा, 3.5, और इसका बंध क्रम हो जाएगा 3.0। बस याद करने का तरीका बेस्ट यही है कि इसके मोनोक्लोरो यानी कि प्लस रीनियम प्लस वाला, इस पे Cl भी नहीं है।
तो इसका बंद क्रम देख लेना, 4, 3.5 और 3 ये बंद क्रम होता है। इसमें विशेषकर इसका एक क्वेश्चन अलग से मैंने तैयार करवा रखा है नोटबुक में, इसकी 3-4 विशेषताओं में, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुणधर्म वाले इसके ये एक दूसरे के घर्षित रूप में होते हैं। इसका आबंध क्रम का मान 4 होता है, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई और 1 डेल्टा आबंध पाया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको एक तैयार करवा रखा है। तो इसका राइट आंसर थोड़ा सा देख लेना है, राइट आंसर इसका कौन सा होगा, थर्ड इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, धातु हाइड्रेटो EuH2n3+ और ट्रिबियम H2O के N ये कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इसका ऑक्सीजन अंक से रिलेटेड है, इसकी संख्या से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो कि निम्नतम अवस्था का पद प्रतीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा आपसे, एक तो पूछा आपसे किसका, यूरोपियम 3+ का, और एक पूछा इसमें ट्रिबियम 3+ का। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार जरूर कीजिएगा। ये आपको तैयार करवा रखा है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होता है, 2s+1 और L और ये J ये होता है, ठीक है। S का मान तो आपको पता ही है कि इसके अंदर आपको स्पिन क्वांटम नंबर की संख्या माननी, यदि क्लॉकवाइज है तो +½ है, एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ उसका कुल योग करना है। सारे सेम स्पिन होंगे तो आधा आधा करके योग कर लेना। यदि युग्मित होते हैं उसका मान 0 हो जाता है। तो ये तो मान वैसे याद कर लोगे आप लोग। L का मान, तो L का मान है वो समेशन M होता है, मतलब जैसे डी कक्षक है, डी कक्षक 5 होते हैं ना, 5 होते हैं तो +2 -1 0 +1 0 -1 -2, तो ये M की वैल्यू। यदि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको 2 से गुणा कर दो, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उसको 1 से, इसके ऐसे करके कुल मान निकालोगे, वो मान किसका आ जाएगा, L का मान आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, L का मान आ जाएगा। और J का मान 2 ही होता है, आपको पता है, एक तो L - S होता है और एक L + S होता है। L - S तो कब होता है, जब अर्धपूरित से कम भरे हुए होते हैं सब सेल में इलेक्ट्रॉन, और L + S कब होगा, जब अर्धपूरित से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ लागू कर देना। L का मान कहाँ से रखोगे, तो ये मान आपको पता है 0 1 2 3 4 5 ये फिक्स होते हैं, तो इसकी जगह S होता है, इसकी जगह P होता है, इसकी जगह D होता है, इसकी जगह F होता है, G होता है, H होता है, ये तो चलते रहते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पे सोल्व कर लीजिएगा। ये इतना सा याद हो गया, तो अब देखो जरा मैं इसमें कैसे क्या करता हूँ। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, यूरोपियम और ट्रिबियम। तो आपको एक ट्रिक से पढ़ा रखा है, शेयर गुड़ लाया, तो गैंडोलिनियम के पास से डी में 1 होता है, S में 2 होते हैं, F में 7 होता है, ठीक है। तो यूरोपियम 3+ के अंदर बात करें, यूरोपियम 3+ में तो F के अंदर 7 होता है, 1 सेकेंड, और D में 0 होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो उदासीन अवस्था का है। 3+ बनाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4f6 वाला, ठीक है। यूरोपियम गैंडोलियम, और ये हो जाएगा 4f7, गैंडोलिनियम हो जाएगा, ट्रिबियम हो जाएगा 4f8। इन दो के आधार पे आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसको देनी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर F कोर्स आपके पास सब सेल है, तो F सब सेल के अंदर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां तक ठीक है। 7 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग हुंस लॉ भर देंगे। इसकी जो M के मान है, वो ये होते हैं 3 2 1 0 -1 -2, यहां तक ठीक है। तो इसके लिए समेशन M का मान कितना हो जाएगा, तो देखो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल 0, तो इसका मान आ जाएगा +3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भाई। इन सब के मानों को जोड़ोगे तो -1 +1 0, +2 और -2 0, ये ऑलरेडी 0 है तो इसका मान 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया, तो आपको पता है ये 0 1 2 3 4 इसके लिए मान क्या थे, S P D F, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल F। तो जो फॉर्मूला बना था 2s+1 L J, तो ये तो हो गया कैपिटल F, L का मान तो ठीक है, कैपिटल F, तो F तो इसमें 3 में दे रखे हैं, ठीक है। अब S का मान ज्ञात करें तो आधा 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 आधा, 6 बार आधा है तो मान कितना हो गया, 3 3 यहाँ रखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2s+L का मान तो आ गया 7 है। अब J का मान, तो देखो ये आधा भरा हुआ से भी ज्यादा है भाई। F में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, और 14 में से 7 से यदि कम है, 7 से यदि कम है, 7 से कम है तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 से कम है, तब तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, L - S का लगाओगे। तो L का मान कितना आ रहा है आपके पास, L का मान तो आ रहा है 3, और S का मान कितना है, तो S का मान आधा 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 3, 3 में से 3 गए 0, तो 7f0 किसका आ रहा है, 7f0 इन दोनों का आ रहा है। तो ये और ये दोनों फिलहाल तक तो सही है। अब इसके आधार पे सोल्व, हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब बात करें 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जा करके यहाँ जाएगा, अब हो गया 8,
ठीक है यहाँ तक। अब आप समेशन m करोगे ना तो देखो जरा, सिंगल सिंगल वाले जब गए तब तो 0 हो गया, इसी एक की वजह से फिर 3 ही आ जाएगा। शायद समझ गए होंगे मेरी बात को। 2 इलेक्ट्रॉनों का प्लस का 3 प्लस का 3 दो, तो प्लस के 6 हो गए, प्लस के 6 2 8 और 1 9, 9 में से 1 वापस गया, वापस 8, 8 में से 2 गए वापस गए 6, 6 में से 3 गए वापस, कितने बच गए 3। तो इसके लिए भी 3 आएगा, 3 आएगा तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, एल का मान भी इसके लिए भी क्या हो जाएगा f। 2s+1 की बात करें तो इसका प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, आधा 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 आधा, 3 और 3 6, 6 तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 3 बन गया, 3 दोनों 6 और 1 7, 7f यहां पर भी आ गया। बस अंतर केवल क्या होगा कि ये अर्धपुरी से अब ज्यादा हो गया तो फॉर्मूला एल प्लस एस का लग जाएगा। तो एस का मान आपके पास कितना आया था, 3 आया था स्पिन को टोटल स्पिन का नंबर, और एल का मान 3 और 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6। ये ऑप्शन जहां बन रहा है उसका हो जाएगा। तो 7f0 7f6, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा समय कंज्यूमिंग है, इसको थोड़ा इत्मीनान से सोल्व कीजिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हल्का सा बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 1-2 और भी दिए हैं आप लोगों को। फॉर्मूला याद रखना 2s+1 एल और जे। एस क्या चीज है, किसी भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यदि सीधा क्लॉकवाइज है तब तो एस का मान प्लस हाफ मान लेना, और यदि एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो इसका हो गया तो माइनस का हाफ, तो ये यहीं कैंसिल आउट है, इसको तो कंसीडर ही मत करना। अकेले अकेले एक भी इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना, प्रत्येक का मान हाफ होता है, तो जितनी संख्या है उतना लेकर के उसका डबल करके एक जोड़ देना, वो तो संख्या यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एल का मान क्या करना है, इसकी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, अब युग्मन हुए तो डबल हो जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एम के मान दे रखे हैं ना उसका योग है, उसका योग आ जाए, वो अंक आ जाए ना, तो जैसे 2 अंक आ गया तो आप क्या लिख देना, डी लिख देना, 5-4 अंक आ गया तो क्या लिख देना, एफ जी लिख देना, ऐसे तो ये मान आ जाएंगे यहां तक। ठीक, तो इसको सोल्व कर लेना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, यूरोपियम 3+ 4f6 का परिकलित चुंबकीय आघूर्ण 0 है। ठीक है, परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है, 0 है। 298 प्रायोगिक मान 3.4 से 3.6 बीएम है, विचलन का कारण है। यूरोपियम 4f6 का परिकलन चुंबकीय आघूर्ण 0 है, बिल्कुल। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 बीएम है। 298 प्रायोगिक मान 3.6 विचलन का कारण है। 4 और 4d कक्षों का मिश्रण ना, बड़ा चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक, बड़ा कक्षक कोणीय संवेग, संविष्ट न्यूनतम उत्तेजित अवस्था है, इसका ये हो जाएगा। देखो ये चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक का मान है ना, उसकी वजह से ये नेट में भी 2 या 3 बार क्वेश्चन आ गया है, तो ये थोड़ा सा इसका देख लेना, इसका पीएम का और यूरोपियम का, इन दो के साथ ये थोड़ा सा, सॉरी सेमेरियम का और यूरोपियम का, इन दो का इसमें इसका बहुत बड़ा रोल आता है, परिचक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक लेम्डा का। ठीक है, नेक्स्ट, dy 3+ के लिए निम्नतम अवस्था पद एवं परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग फिर आ गया, बट इस क्वेश्चन में प्रश्न की मैं दाद देता हूँ, इस प्रश्न को बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि इसको स्टूडेंट 2 प्रकार से सोल्व करेगा। 2 प्रकार से कैसे सोल्व करेगा, एक तो इसका पद प्रतीक निकालेगा, है ना, तो पद प्रतीक जैसे अभी आपने निकाला था तो काफी समय लगा था, तो पद प्रतीक निकालोगे तो समय लगेगा, समय बचाने का एक तरीका इसका और भी है, क्योंकि अगले वाले ने इसके साथ साथ आपको देखो क्या दे दिया, परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दिया, और आपको पता है कि डिस्प्रोसियम dy 3+ और होलियम के चुंबकीय आघूर्ण के मान हाईएस्ट होते हैं, और वो मान कितने होते हैं, 10.6 से 10.7 तक के होते हैं। तो देखो यहाँ dy 3+ दे दे तो 10.7 इससे सोल्व हो जाएगा सेकंडों में, आपको इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, इससे सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अपने पास समय, अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल बी एग्जाम में तो अपने पास भी समय नहीं रहेगा, बट यहाँ अपने पास समय, तो ये तो आपको पता ही है भाई, हाईएस्ट चुंबकीय आघूर्ण का मान इनका दर्शाया जाता है। अब आपको इस तरह इसके अयुग्मित इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट करें, म्यू बराबर √n+2 से सोल्व करें, तो ये हमारे तो बैठ ही नहीं रहा। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये इससे थोड़ा ना होता है म्यू एस से, इसमें तो म्यू एस प्लस म्यू एल दोनों होते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या और कक्षीय क्वांटम संख्या दोनों का योगदान होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह एक्स पे घूम रहा है, उसका चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, और नाभिक के चारों राउंड कर रहा है, उसका भी चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, तो दोनों का योग होता है, इसलिए इसका मान हाईएस्ट होता है। एक आपको टेबल बना करके बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है। अब बात करें इसके पद प्रतीक, तो देखो dy 3+, ये वाला होता है, ठीक है, डिस्प्रोसियम। तो इसमें f3+ की बात करो तो इसमें f में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ब्रैकेट में नहीं दे रहा, हालांकि कायदे अनुसार यहाँ इनको है ना
ऐप में ऐसे लिखा हुआ आ जाना चाहिए, लिखना चाहिए था, थोड़ा सा इजी हो जाता, कोई बात नहीं, ऐप में नो होते हैं। अब वही तरीका अपने पास फॉर्मूला 2s + 1l और ये j, ये एफ को सब सेल बना दिया। अब सब सेल के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सात में 9 इलेक्ट्रॉन बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ठीक है। s+1 का मान निकाले, तो s का मतलब एकवित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू हाफ, तो इनका और इनका तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 का कितना हो जाएगा, 5/2, मतलब 2.5, 5/2, 2.5 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 5, 5 पे 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6, ये तो 6 हो गया, यहां तक ठीक है। अब बात करें एल का मान, तो एल का मान तो इसका योग होता है, तो ये प्लस का 3, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस का 2 और प्लस का 2, 2 बार लिख दूं, फिर प्लस का 1 0, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, यहां तक ठीक। तो देखो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 1, माइनस का 1, 0, ठीक है। इनका जोड़ो, मान कितना आया, 5। अब आपको पता है 0 1 2 3 4 5, एस पी डी एफ जी और ये एच, यहां तक ठीक है। अब एच का मान कितना आ रहा है, 5 वाले पे एच, तो यहां पर मैं एच ले लेता हूं, बट यहाँ एच तो सभी में दे रखा था, 6h तो सोल्व नहीं करना था भाई, 6h दे रखा था, क्यों सोल्व करें, मतलब कर दिया है वैसे समझाने के लिए आपके लिए, आपको ऐसा इतना सोल्व नहीं करना, आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या मान करना है, जे के मान से सोल्व कर सकते हो आप लोग, क्योंकि भाई इसको तो सोल्व करने की जरूरत है क्या, सभी में सेम ही है। तो देख लेना क्वेश्चन को, थोड़ा सा इतना सा स्मार्ट बन जाना, ओके। अब बताओ जे का मान क्या होता है, जे का मान L - S होता है और L+S होता है, ये P/Q पूछा हुआ है। अर्धपूरित से कम भरा हो और अर्धपूरित से ज्यादा भरा हो तो इसका जे की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो 9 है तो आधे से ज्यादा भरा हुआ है, ज्यादा भरा हुआ तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, L+S का लगाओगे। अब L का मान कितना है आपके पास, L का मान तो आ गया कितना, 3 और 2 5, और S का मान थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, कितना आया था इसका मान 1 2 3 4 5, यानी कि 5/2, प्रत्येक हाफ होता है ना, तो आधा 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 5/2, तो इसको मान लिया मैंने 5/2, यहां तक ठीक है। अब 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.5, 2.5 को 5 7.5, 7.5 को आप 15/2 बोल सकते हो ना। तो ये 6s तो सभी में है, 15/2 या 7.5 का ही है क्या, 15/2 15/2, बट इसमें एक तो इससे तय कर दिया, इससे तय कर दिया, तो ये मुझे इसको सोल्व कराना था, वरना तो उत्तर तो यहीं से भी आ गया था, ओके। अब आपको ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 3 बार सोल्व करवा दिया लाइव क्लास में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये गलत नहीं जाना चाहिए आपका। हाँ जी, पॉलीडाइमेथिल सिलॉक्सेन, ठीक है, एक पॉलीमर है, ठीक है, के संश्लेषण में श्रृंखला विरचन, साखीकरण तथा समापन कर्मक है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है चेन प्रोपगेशन है, ब्रांचिंग है, चेन टर्मिनेशन पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये आप पढ़ते हो, इसमें कॉपर उत्प्रेरक होता है, सिलिकॉन्स के रिगार्डिंग है। यदि आपके पास जैसे मान लीजिए वो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ ये आर लगा हुआ, ये आर लगा हुआ और ये आर लगा हुआ है, ये इसमें मेथाइल समूह लगा रखा है, एक ही बात है। इसके साथ यदि सीएल लगा हो तो सीएल का जल अपघटन करोगे तो यहाँ OH आ जाएगा। अब आपको पता है कि 3 एल्काइल समूह जिसके साथ लगे हुए हैं, तो ऐसा ही दूसरा सिलिकॉन आएगा जिसके 3 एल्काइल समूह जिससे मेथाइल समूह जुड़े और इसके OH है, तो ये आपस में जुड़ करके ये बिक्रिया समाप्त हो जाएगी, इनकी रुक जाएगी इसे। तो जिसके साथ टर्सरी सिलिकॉन है, 3 एल्काइल समूह 3 मेथाइल समूह वाले होते हैं ना, उनकी तो बिक्रिया रुक जाती है, तो 3 वाले का तो कौन सा होगा, समापन कर्मक होगा, यहाँ तक ठीक है। और यदि ऐसा हो जाए कि एक आर है, एक आर के साथ 3 सीएल लगे हुए हैं ऐसे, तो ये फर्दर जब रिएक्शन करेगा ये, है ना, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, OH बन जाएंगे इनके, Cl से जैसे आप NaOH से क्रिया करोगे तो NaCl चला जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब देखो OH आ गया तो 3 OH बन गए ऐसे। अब 3 OH बन गए तो दूसरा कोई सिलिकॉन आएगा ऐसे, दूसरा सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के साथ ये मान लीजिए अपने पास ये एक तो R हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, तो ये आपस में जुड़ करके ये सिलिकॉन बना देंगे ऐसे, ये किसी और से जुड़ के सिलिकॉन बना देंगे, किसी और से बना देंगे, किसी और से, किसी और से, तो ये साकित हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसके पास 3 सीएल लगे होते हैं वो कौन सा करेगा, साखीकरण करेगा, तो 3 सीएल वाला तो करेगा साखीकरण, 1 सीएल वाला करेगा टर्मिनेशन, और 2 सीएल वाले में तो दोनों तरफ OH आएंगे, लंबी चेन बन जाएगी, तो ये लंबी चेन बन जाएगी। आई थिंक सेकेंड इज ए राइट आंसर, ओके। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना इसमें से,
नेक्स्ट, लेंथेनेड आयनों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना हेतु किस व्यंजक का उपयोग करते हैं? अब ये तो वन लाइनर प्रश्न है। लेंथेनाइडों के लिए तो इसको भी यूज करते हैं, और जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके लिए ये यूज करते हैं, क्योंकि ये केवल म्यू एस के लिए है और ये म्यू एस प्लस म्यू एल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न, आपको ये जी लिंडेज फैक्टर है, ये प्रश्न सीधा ही तैयार करना है, आने की पूरी पूरी संभावना। हाँ जी, इसी की तो अपन चर्चा कर चुके हैं, हालांकि पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आया हुआ प्रश्न है। इसमें देखिए, लेंथेनाइडो में चुंबकीय आघूर्ण गणना के लिए चक्रण योगदान एस तथा कक्षीय योगदान एल को एक साथ जोड़ने पर, मतलब एल प्लस एस को एक साथ जोड़ने पर नई क्वांटम संख्या जे प्राप्त होती है, बिल्कुल प्राप्त होती है। कोष में आधे से कम भरे हुए, आधे से कम भरे हुए तब तो जे बराबर एल माइनस एस ये होता है, आधे से ज्यादा भरे हुए तो ये होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, एस माइनस एल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस माइनस एल। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, एल माइनस एस ये, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। अभी अपन जस्ट सोल्व करके आए, देखो ये एक सेकेंड, ये वाला ये था ना, एल माइनस एस माइनस एस आधा भरा और पूर्ण भरा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि आधे से ज्यादा भरा हो तब तो ये, और कम भरा हो तो ये, तो एल माइनस एस और एल प्लस एस, तो एल माइनस एस वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस में नारंगी रंग होता है। देखो रंग है और डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक के तत्व की दो घटनाएं होती हैं। यदि डी ब्लॉक तत्व में डीडी संक्रमण हो रहा हो, और वो भी किस में? दृश्य क्षेत्र में। दृश्य क्षेत्र में डीडी संक्रमण हो रहा हो तो रंग बनेगा। हालांकि लेपर्ट के अनुसार ये अनुमत नहीं है, और अनुमत नहीं होने के कारण इनका रंग क्या होता है? हल्का होता है, पेल कलर बोलते हैं जिसको। और एक दूसरी कहानी इसमें और है कि यदि किसी के पास चार्ज तीन ऐसे होते हैं, वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+ और Mn7+, ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। बट ये उच्च आवेश के कारण लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ट्रांसफर करवा लेते हैं दृश्य क्षेत्र में, जिसको सीटीएस बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इन विजिबल एरिया, और इनसे प्राप्त रंग बहुत ही गहरा होता है। तो K2Cr2O7 के अंदर यदि आप अध्ययन करोगे ना, तो इसको Cr ये है, ये ऐसा Cr है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, तो इसमें यदि क्रोमियम का आप ऑक्सीजन अंक का अध्ययन करोगे ना, तो क्रोमियम यहाँ प्लस का अच्छा, और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 होता तो 3d5 4s1, और क्रोमियम 6+ पूछोगे ना तो 3d में कितना हो जाएगा? 0। और जब 0 हो गया ना तो इसमें उच्च धनावेश के कारण ये क्या करेगा? सीटीएस दिखाएगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से धातु की और आवेश स्थानांतरण का संक्रमण। ओके, लेंथेनाइडो के आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, लेंथेनाइडो के लिए आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते समय थोड़ा सा ये राउंड कर लिया करो स्टूडेंट्स की ये सही है या नहीं है। तो देखते हैं इसके अंदर, ये लिगेंड से धातु की और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से होता है। भाई चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिगेंड से धातु की ओर हो सकता है, लिगेंड टू मेटल हो सकता है। ठीक है, यह तब तक अधिक संभावित है जब धातु उच्च ऑक्सीजन अवस्था, ये भी अपन पढ़ के गए, जैसे हालांकि डी ब्लॉक वाले में पढ़ा है, जितना ज्यादा धनावेश होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, L2M चार्ज ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है, सही बात है। इसकी संभावना तब अधिक है जब लिगेंड में ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीकरण गुण हो ना, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं होता है, धातु का आवेश की पर निर्भरता है इसकी। ये सामान्यतः गहरा रंग उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सीटीएस वाले गहरा रंग उत्पन्न करते हैं, और डीडी संक्रमण वाले पेल कलर, क्योंकि लेपर्ट के द्वारा अनुमत नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम THNO3 संकुल की आकृति है, तो इकोसाहेड्रल होती है, विंस फलक की, ये तो पढ़ा रखा आपको भाई। NO3 होता है ना यहाँ नाइट्रेट, ये यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड की भांति कार्य करा, बाइडेंट लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड की भांति कार्य करा, तो देखो थोरियम का एक तो इसका ऑक्सीजन अंक देख लेना कि THNO36 और 2+ चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2-। तो यहाँ पर एक तो थोरियम का ध्यान रख लेना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ओके, और ये बाइडेंट लिगेंड है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद कर लेना, कितनी होती है? 12। इसका समन्वय संख्या कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो होती है 12। और जब 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? आइकोसाहेड्रल हो जाएगी, विंस फलक की। 20 फलक होते हैं, ये ऐसे होता है, 20 फलक की, विंस फलक की, इस प्रकार से
5 इधर, सॉरी 6 लगा दिया मैंने, ये ऐसे होता है। फिर दूसरा ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, ये धातु यहाँ पर, एक धातु यहाँ पर, और एक इसके ऊपर की तरफ होता है। तो इसको ऐसे 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 करके 5 इधर 5 इधर 10, और 10 10 20 ऐसे टोटल 20 फलक होते हैं, 20 फलक के। ओके, थोड़ा सा 3D बनाने में दिक्कत आएगी। XeO4 में पॉइंट ग्रुप बिंदु समूह है। देखिए XeO4 का पॉइंट ग्रुप की बात करें ना अपन, तो XeO4 की स्ट्रक्चर बनाए ना, तो XeO4 की स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, ये जिनोन दिखा दिया, और ये अपन एक ही तल के अंदर 4 फ्लोराइड दिखा दिए, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, ये ऑक्सीजन लोन प्यूरोप्लेट हो, ये ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे, इसके चारों कोनों पर है और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है। तो ऑक्सीजन से प्रिंसिपल एक्सिस को मैं रोटेट कराऊं तो 4 बार रोटेट हो सकता है। मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी, सॉरी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको रोटेट कराएंगे ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको रोटेट कराएंगे ना, ऐसे रोटेट कराएंगे ना, तो ये रोटेशन से 4 टाइम में 3 तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन, सॉरी इसकी जैसी संरचना बन जाएंगी, और चौथी उसकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसके क्या होगा कि ये एक भाई F1 यहाँ चला जाए, फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रोटेशन Cn का मान कितना आ जाएगा, C4 हो जाएगा। अब C4 का C का D का बनता है जब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन बने। तो परपेंडिकुलर प्लेन नहीं बन सकता क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन होता तो बन जाता। तो ये C4 का तो C4 ही रहेगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो बाइसेक्ट होता है क्या, तो बिल्कुल बाइसेक्ट होता है भाई। इसमें ये ऐसे है और बीचों बीच यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसको मैं ऐसे बाइसेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बाइसेक्ट कर सकता हूँ। बाइसेक्ट करूंगा तो C4 तो है ही है। अब C4 के अलावा इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, देखो C2 दे रखा है, D2 दे रखा है, C1 दे रखा है, तो ये तो होंगे नहीं, तो C4 है। C4 के साथ कौन सी हो जाएगी, ये V। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन बने तो वो V होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल कोई बने तो वो कौन सा हो जाएगा, H हो जाएगा, और 2 V को बाइसेक्ट करे तो वो कौन सा हो जाता है, D हो जाता है। ओके, C4। केवल ध्रुवीय अणु के संबंध सममिति बिंदु समूह का युग्म है। पोलर की बात कर रहे हैं, पोलर में युग्म पूछ रहा है। देखो ये बड़ा बहुत प्यारा प्रश्न है जिसमें एक थोड़ा काल्पनिक बनाओ, बताओ ये ध्रुवीय है या फिर ये ध्रुवीय है। ध्रुवीय अणु की बात करें ना, ध्रुवीय अणु तो एक काम करते हैं, हाँ इसकी HOCl की बात कर लेता हूं मैं, HOCl इसकी बात कर लेता हूं, और एक अध्रुवीय की बात को तो CO2 की बात कर लेता हूं। ये लीजिए, ये तो पोलर है भाई, ये तो पोलर है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, नॉन पोलर है। अगले वाला ये तो पूछ रहा ध्रुवीय अणु के संबंध सममिति तत्व की। तो देखो जहां ध्रुवीय होगा ना, वहां कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस मान ली ये हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई है ना, प्रिंसिपल एक्सिस यदि CN ये है तो इसके परपेंडिकुलर ये कभी नहीं बनेगा। यदि ये बना तो दोनों तरफ सेम चीजें होगी, ये जब सेम हो गई तो वो ध्रुवीय कभी नहीं होगा। तो ध्रुवीय के लिए इतना तो याद रख सकते हो, सिग्मा H नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट नहीं कर सकते अध्रुवीय में, तो H तो होना ही होना नहीं चाहिए। अब देखो H किस किस में, ट्रिक से सोल्व कर लो। इसमें H दे रखा है, इनफाइनाइट तो मतलब मल्टीपल रोटेशन, जैसे CO2 इनफाइनाइट रोटेशन है, ये समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। और इसके D आ गया पर्टिकुलर, तो D तो हो ही नहीं सकता। ये H आ गया और इसमें ये D आ गया, इसमें देखो V है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सममिति बिंदु का समूह है। अब बना करके देख सकते हो आप लोग, C2V तो होता है H2O का, और C इनफाइनाइट V होता है इसका, C इनफाइनाइट V, चाहे जितनी बार रोटेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ओके, तो इस प्रकार से ध्रुवीय अणु संबंध बिंदु समूह को इसको ट्रिक से सोल्व करना है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करो, नीचे देगी कोड से सही उत्तर दीजिए। देखो ये मोलिकन सिंबल दे रखे हैं, और मोलिकन सिंबल में मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दर्शा दूं, इसको उधर ना पढ़ करके आप इसको थोड़ा इस तरफ से पढ़ लीजिएगा। ये जो मोलिकन संकेत दे रखे A B E तो देखो डबल जी रेट होता है, E तो क्या होता है, डबल जी रेट, जब दो कक्षक समान ऊर्जा के हो। A और B के बारे में आपको मैं इतना बता दूं कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना आपके, जैसे सिमेट्री एलिमेंट E है और उसके साथ आप कोई C2 प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके बाद उसके साथ वही आप कोई जैसे मान लीजिए इसका तल ज्ञात कर रहे हो, तो यदि ये प्रारंभिक मान 1 आए
तो ये कहेगा ए या बी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसी का मान यदि एक ही आता है, इसका मान यदि एक आता है, वो भी प्लस का एक आता है, प्लस का एक है तो ए ही होगा। एक है तो ए और बी में से कोई हो सकता है, माइनस का एक आ गया तो वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसके बाद यदि फिर से माइनस का एक आता तो ये ए, इसे प्लस का एक होता तो ए जी होता, माइनस का एक होता तो ए यू, ऐसे होता है। अब अगले वाला अपने को ए और बी तक सीमित करा तो यहां तक की बात कर रहा है ये। अब देखो ये ई का मान एक है और C2 इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मान सेम सेम होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और यदि ए इसके ये माइनस एक हो जाए तो कौन सा हो जाएगा, बी बनेगा। अब सुनिए ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये इसमें ये कह रहा है ये कि मुख्य गुणन x पर गुणन के प्रति एंटीसिमेट्रिक एक विमीय निरूपण। दूसरा कह रहा है मुख्य गुणन x पर घूर्णन के प्रति सिमेट्रिक एक विमीय निरूपण, सममित प्रतिदर्पण तल क्षैतिज मुख्य गुणन x। देखो जरा ये a अपने पास ये प्राप्त हो रहा है तो सममित प्रतिदर्पण उसका मिरर इमेज बनाओ क्षैतिज मुख्य x के गुणन x पर, तो दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा ये, एक तो बैठ गया ये। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे के अंदर अपन पाएंगे बी वाले के अंदर मुख्य गुणन x पर गुणन के प्रति ये क्या हो रहा है, माइनस एक आ रहा है ना, तो एंटीसिमेट्रिक हो रहा है, एंटीसिमेट्रिक आ रहा है तो ये चला जाएगा। उसके बाद में अपभ्रष्ट, देखो दो बी में, ये तो एकदम से इजी पड़ा है। तो डबल जी रेट अभी बोला था, डबल जी रेट ये इसके साथ हो जाएगा। मुख्य गुणन, क्योंकि देखो इसमें सब में एक वी में दे रखा है और इसको क्या देखा, टू डायमेंशनल, और इसके साथ मुख्य गुणन एक्स पर गुणन के प्रति सिमेट्रिक एक वी में निरूपण। तो इस पे क्या करते हैं, यदि इसके साथ जैसे मान लीजिए सिग्मा वी आ गया, सुनना इसको ध्यान से, तो ये एक आ गया तो ये ए यू हो जाएगा। उसके बाद ये सिग्मा वी प्राइम वाला आ गया ना, इस पे भी प्लस है तो इसके ऊपर प्राइम आ जाता है, ये प्राइम इसकी बता रहा है, ये प्राइम, ये सारा सेम का सेम आएगा। तो ये बन जाएगा मुख्य गुणन एक्स पर गुणन के प्रति सिमेट्रिक एक वी में सिमेट्रिक, और यदि एसिमेट्रिक चलेगा ना तो डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसे देख लेना, ए में 3, बी में 1 और सी में 4। तो पहला ही बन गया, सी में 4। वैसे इसके आधार पे सोल्व हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त कार्ब लिथियम यौगिक है। देखो ये बीएससी की किताबों में ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के उपयोग बहुत अच्छे से देख लेना, पिछली बार भर्ती एग्जाम में भी उसके उपयोग 8-8, 10-10 उपयोग है, उनको रीडिंग लगाते रहना, कोई सी भी लाइन उठा करके वन लाइनर क्वेश्चन बना देते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना। हालांकि मेरी अपलोड की हुई है आपके उस पर पीडीएफ के रूप में, तो इसमें ये टेट्राब्यूटिल लिथियम वाला अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कार्बटीन कार्बधातु यौगिक संदर्भ में ऐसे कहते हैं ना, ये वहां से उपयोग वाले से वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। SN2 देखो ये अक्रिय यौगिक प्रभाव है, SN और PB। तो SN के बारे में कहा जाता है कि SN2+ और 4+ दोनों में पाया जाता है। यदि 2+ में है, 2+ में तो कम पाया जाता है। PB की तो 2+ स्थायी होती है, इसकी 2+ और 4+ दोनों स्थायी होती है, बट इसमें 4+ की ज्यादा स्थायी होती है 2+ के बजाय। तो देखो SN2+ में कार्बधातु यौगिक केवल इसमें एराइल और फेनिल समूह होते हैं ना, साइक्लोपेंटाडाइल, इसके साथ ही पाया जाता है। वन लाइनर बात है, याद करना आपको। डायरेल्टिन वायु के प्रति पर्याप्त स्थायी होती है, जबकि R4SN बहुत संवेदनशील होती है। बस ये गड़बड़ है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा पर्याप्त स्थायी होती है, सही बात है। R4SN बहुत संवेदनशील होती है, संवेदनशील नहीं होती है, ये भी बहुत ज्यादा कम अक्रिय होती है, क्योंकि SN4+ में 4+ में स्टेबल है ये तो इनके साथ क्यों दो यौगिक बनाते हैं, बाकी के अल्काइल समूह के साथ पाई जाती है। तो ये बात सत्य नहीं है, ये बात असत्य है। ये तो यहाँ तक तो सही है, ये असत्य है, संवेदनशील होते हैं, नहीं संवेदनशील नहीं होते, इनर्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। द्रव NH3 में डाइमेथल टिन डाइक्लोराइड व Na क्रिया कर चक्रीय तथा 12 से 20 श्रृंखलायुक्त यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल आपको नोट्स में हुबहू लाइन लिखवाई हुई बनाया हुआ है। R3SNX प्रकार के यौगिक लुईस क्षारों के साथ यौगोत्पाद बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी आपको लिखवाया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट ये अच्छे से देख लेना, इसमें छोटा सा माइनर चेंज किया है, ओके। असत्य कथन है, और असत्य कथन में R4SN सरल चतुष्फलकीय संरचना होता है, बिल्कुल सही है। ये SN के साथ ये 1 2 3 4 ऐसे चतुष्फलकीय संरचना में पाई जाती है, बात सही है। क्या पूछ रहा है, असत्य कथन, ठीक है। R3SNX जहां X क्लोरेट है, ClO4 माइनस है, F माइनस और NO3 माइनस में सदैव ही संगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल संगुणित अवस्था में इसलिए ऐसे पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। SN के साथ यदि मैं जैसे F की बात करूँ ना, तो F ऐसे आ जाएगा, और ये 1 2 3
ये 3 R ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा SN आएगा ना, इसके साथ 3 R तो ऐसे हो गए और एक ऐप ऐसे है, और ये ऐप इसको इस प्रकार से सेतु का काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल हो गई, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, इधर का त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, ये ऐसे होता है। तो ये यहाँ पर संगुणित होगा, आपस में दो जुड़े हुए होंगे ना, संगुणित दो जुड़े हुए, तो संगुणित होगा, इसके साथ यही लैंग्वेज इसमें सेट हो गई कि जैसे जुड़ गया। तो देखो इसके बंद कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये इसके साथ 3 R जुड़ रहे हैं, 3 R, तो 1 2 3 R तो जुड़ गए, ये ऐप किसी और के साथ जुड़ेगा, ये तो खुद का था ना, ये दूसरे साथ संगुणित हो जाएगा, तो ये फिर हो गए कितने 5, तो ये 5 और ये 5, तो 5 में क्या हो जाएगा, जहां 5 बंद बनते हैं वो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल बनता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। Me2SN F2 में SN चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है, चतुष्फलकीय नहीं दर्शाता है ये। Me2SN F4 के अंदर ये होता है SN के साथ ये जो 2 F है ना, ये F है ना, इसके साथ ये से दूसरे SN के साथ सेतु बनाते हैं, ये दूसरे के साथ ऐसे सेतु बनाते हैं। तो इसके साथ 2 Me तो 2 है और 2 सेतु यहाँ से और हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएंगे, ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो ये बात गलत है। चौथा ऑप्शन इज ए रॉन्ग ऑप्शन। समुद्री जल में दुर्गंध मुक्त करने तो कार्बधातु यौगिक मुक्त धातु है, तो इसके अंदर तो देखो ये तो प्रश्न में भी दे रखा है और इसके ऑप्शन में भी दे रखे हैं, उपयोगों में अच्छे से देख लेना, इनके 10-12 उपयोग है, नोट्स में आपको बहुत अच्छे से लिखवाए हुए, उनकी रीडिंग कर लेना। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है या जिन्होंने भाई ऑफलाइन क्लासेस वगैरह नहीं लिए, तो ऑनलाइन ऐप से वो PDF डाउनलोड करके उसके उपयोग अच्छे से पढ़ लेना, वन लाइनर उपयोग है, उनमें से पर्सन मोस्टली बन जाते हैं, तो उसको देख लेना। 10 नेक्स्ट कार्बधातु यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ApCO5 के संदर्भ में असत्य कहता नहीं, ये एंटी नॉकिंग है, बिल्कुल सही बात है। जेडीली की लाइन टू लाइन भाषा है। प्रकाश तो उसमें विघटित होकर एनी कार्बोनिल बनाते हैं, सही बात है ये। इसमें Fe का ऑक्सीजन 0 तथा DsP3 संकरण है, ये बात भी सही है। सभी CO आबंध लंबाई क्रमशः समान है, ये समान नहीं है। आबंध क्रम समान इसलिए नहीं है कि ApCO5 का यदि आप संकरण पढ़ रहे हो ना, ApCO5 ऐसे, तो इसका संकरण आ रहा है आपके DsP3। अब Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। 26 में यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, तो 3D में कितने हो जाएंगे 6, 4s में कितने हो जाएंगे 2, और उसके बाद 4p इसका रह जाएगा खाली। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका, एक सेकेंड, 3s 3d, अंदर की तरफ 4s, परमाणु क्रमांक 26, 3d 6, 4s2, यही होता है, ठीक है। अब देखो, और 4p के आगे वाला कक्षक आ जाएगा sp3d 4d ऐसे। तो ये क्या होगा कि इसी d के अंदर है, सॉरी एक सेकेंड, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ये ऐसे होता है FeCO5, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो 3d6, 4s2, 4p आगे खाली मान लो, 4d आगे खाली, काल्पनिक रूप से खाली मान सकते हैं। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, तो यदि मैं D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बिठाऊं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S आ जाएगा, आगे वाला P कक्षक इनके काम में आ जाएगा। तो अपन संकरण पढ़ते हैं ऐसे, DsP3 संकरण, राइट, ऐसे पढ़ते हैं ना। अब जब इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इसकी बॉन्डिंग बनाई जाती है ना, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। देखो इसको ये माना जाता है कि D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। S के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। P कक्षक इसके अंदर खाली है और D कक्षक खाली है, ठीक है। CO कितने जुड़ रहे हैं, 5 इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो 5 एकवित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 कक्षक है, 4 कक्षक में इसमें तो बना ही नहीं सकता बंद, तो ये क्या करेगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, और उसके हो जाएंगे, एक और चला जाए तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5। अब देखिए होगा क्या कि ये जो 5 CO आ रहे हैं ना, और 5 CO में से एक सेकेंड, ठीक है, चला गया। अब CO1 CO2 CO3 CO4 और CO5, 1 1 2 3 4 5 6, यहां तक, ठीक। अब होगा क्या कि इसमें से ये इसके साथ इस प्रकार से बनाएंगे, ये 1 2
3 4 और ये 5। एक सेकंड रुकिए जरा, ऐसा नहीं होगा, ये इसके साथ ऐसे बंद बनाते हैं 5 वाले। ये 1 2 3, सॉरी इसका संकरण क्या पढ़ा था आपने, DSP3। हाँ राइट। अब देखो इसको ऐसे बनाओ, संकरण क्या होता है इसका, DSP3। तो होगा क्या इसमें, ये 1 तो देगा इसके डी कक्षक में, 1 देगा एस में, 3 पी में देगा ऐसे। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। संकरण क्या है, DSP3। एक्चुअली क्या होता है इसके एमओटी के अंदर, सॉरी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बॉन्डिंग बनाते हैं ना इसको मेटल क्लस्टर में। तो इसको मत देखो, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन करके होंगे, थोड़ा सा दोबारा बनाओ। ये मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, इसके डी के अंदर देखो 6 है तो 6 के 6, इस 1 2 3 4 5 6, ये इसके अंदर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एस के अंदर मैंने कितने भर दिए, 2 भर दिए। पी के अंदर मैंने कितने खाली कक्षा रख लिया, डी का कोई रोल नहीं आएगा। यहाँ तक ठीक। अब देखो अपन जैसे एमओटी सिद्धांत के अनुसार पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग या कोऑर्डिनेशन की वजह से लगाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके इन दोनों को इकट्ठा करके DSP3 संकरण ऐसा सीधा सीधा बता देते हैं। बट इसको ऐसा भी नहीं बनता इसके अंदर। बट अपने को पता तो है ना इसका संकरण क्या है, DSP3। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये कक्षक इन्वॉल्व होंगे। तो होगा क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहां आ जाता है। यहां तक ठीक। संकरण में आपको पता है DSP3 कक्षक भाग लेंगे, तो देखो ये कक्षक से लेकर के ये कक्षक आपको कहां में लेने। अब CO आया, CO आकर के CO तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो देखो CO अकेला इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं दे देगा, आपको अक्सर दे देगा क्योंकि खाली कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। दूसरा CO आएगा, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा। ठीक है यहां तक। बट देखो इनमें ना क्या होगा, इसके साथ CO लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब आपको इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो आपने सिनर्जिक इफेक्ट पढ़ा होगा। सिनर्जिक इफेक्ट में क्या होता है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चुपचाप बैठे हैं। इन 3 के पास देखो 1 2 3 है, एक भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके साथ संपार्श्व अतिव्यापन करते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, देखो ये काम आ गए 3 के 3। तो ये तो बना दे 3 कौन से, सिग्मा, और ये 3 कौन से बन गए, पाई। अब देखो इनके आधार पर यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ ना Fe की, तो Fe के साथ देखो ये 3 CO तो अलग बंद बना रहे हैं और ये अलग बना रहे हैं। यहां तक ठीक। देखो ये तो बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये डबल डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 CO तो देखो ऐसे बंद बनाते हैं। आप ये जो आपने MSc प्रीवियस में या MSc फाइनल में पढ़ा होगा, मदन तुली मदान की किताब खोल के देखना आप लोग, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है ऐसे। ठीक है। उसके बाद में MSc प्रीवियस की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद में ये CO, ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अगले वाला यहीं से प्रश्न पूछ लिया आपसे, C ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो यहाँ CO का बंध क्रम 3 और यहाँ का CO का बंध क्रम कितना है, 2 है। बंध क्रम डिफरेंट है ना। तो देखो इसमें 3 का बंध क्रम तो सेम है, 2 का बंध क्रम क्या है, डिफरेंट है। यही प्रश्न था आपका, जरा देखो कहा था इसमें। ऊपर से नहीं, वो क्या स्लाइड डिलीट हो गई, बट आप समझ गए होंगे। इसके अंदर 5 ऑप्शन दे रखे थे। 5 ऑप्शनों में ये पूछ रखा था कि CO की 5 बंध क्रम समान है, जबकि समान नहीं है। 3 के समान है, 2 के अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, Fe2CO9 में धातु धातु आबंधों की संख्या। देखो ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था और उसका उत्तर पहले गलत माना था, बाद में हो सकता है चेंज भी हुआ हो। FeCO के अंदर है ना Fe और दूसरा Fe दे दिया, CO9 है ना, तो इसके अंदर 3 तो आपको ब्रिज वाले याद करने से, 3 तो ब्रिज, क्योंकि 26 है। और आपको पता है मेटल कार्बोनिल का है ना वो En कंप्लीट होता है वेनेडियम पेंटा कार्बोनिल, वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल को छोड़ करके, वेनेडियम का कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड उसको छोड़ करके सारे धातु कार्बोनिल En की पालना करते। तो ये 3 तो ऐसे लग गए, और कितने 9 है ना, तो 3 ऐसे लग गए। अब देखो 26 में 2 जोड़ 28, 2 30, 2 32, 33, 34, 35। तो इसका En कितना हो रहा है, 35 ही हो रहा है। और इसका En भी कितना हो रहा है, 35, क्योंकि ये 3 तो बना रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 सहसंयोजक। तो देखो 2 2 4 2 6 7 8 9, 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 ही होगा। अतः इसके अंदर ये प्रूफ है, जेडीली का भी है, जेनसुए का भी प्रूफ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है, उनमें इस पे पहला माना गया था 0, बट आप तो दावे के साथ कह रहे हो, आप तो ये करके आना, इसका प्रूफ हम देंगे, ऑथेंटिक किताब का प्रूफ देंगे। तो इतना देना, इसमें mm आबंधों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। ऑर्गेनोकॉपर सेकंड, यौगिक सामान्यतः
होते हैं, अत्यधिक स्थायी कमरे के। देखो कॉपर फर्स्ट वाला होता है ना, वो ज्यादा स्थायी होता है। फर्स्ट वाला है ना, वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसमें कमरे के ताप पर स्थायी, अत्यधिक अस्थायी, जल में विलय और अनुत्तरित पर्सन। यदि इसी में है ना, यदि इसी में ये फर्स्ट दे देता तो अपन विचार करते हैं, वरना क्या आ गया, अत्यधिक अस्थायी। अणु जो IR निष्क्रिय परंतु रमन सक्रिय। देखो ऐसे पर्सन में यदि आपको नहीं भी आ रहा ना तो ऑप्शन खुद बता देते हैं आपको। सर कैसे बता दिए, देखो HCl पोलैरिटी है ना, SO2 पोलैरिटी, प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज होता है पोलैरिटी है ना। तो इन तीनों में दुर्गुणता है, इसमें दुर्गुणता नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वैसे ही पता IR निष्क्रिय और रमन सक्रिय। रमन में क्या होती है, पोलर दुर्गुणता को महत्व दिया जाता है। निम्न में कौन सा आघूर्ण स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करेगा, कौन सा रोटेशन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करेगा। देखो आघूर्ण स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है, घूर्णन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है IR की बात कर रहा है ना। IR के अंदर इतना ध्यान रख लेना कि IR के अंदर ये जो ये CO2 है, CO2 का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, सममित त्वरण कंपन, ये IR इनएक्टिव होता है। और IR इनएक्टिव होता तो रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं देगा। ओके, बाकी ये सारे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट से नहीं गुजरेगा, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए आपके पास गामा हाइड्रोजन होना जरूरी है, गामा हाइड्रोजन होना जरूरी है, गामा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब देख लो जरा, इसके पास ये अल्फा बीटा और ये गामा, गामा के पास हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा गामा, गामा के पास एक हाइड्रोजन है। इसके साथ देखो ये अल्फा बीटा और ये गामा, गामा के पास 3 कार्बन लगे, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं देगा नहीं गुजरेगा। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं, इसके पास अल्फा बीटा और ये गामा, गामा के पास ये हाइड्रोजन है। तो आपको पता है जिसके पास गामा हाइड्रोजन हो वो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट देगा। यौगिक का संभावित लैम्डा मैक्स का मान होगा, तो ये तो देखो डाटाबेसिस है, ये आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा होमोइनोलर डाइनकार हेटेरोकार, तो होमो का तो 254 नैनोमीटर या मिली माइक्रोन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेटेरो का, तो हेटेरो के अंदर आप 214 के आसपास मानते हो, ऐसा कुछ। सॉरी, ये तो होमो वाला ही हो गया। इसके अंदर ये समझ ये आ गए थे, 2 अलग अलग रिंग के अंदर आ जाए हेटेरो, तो ये एक होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन को तो ऐसे याद करो, 1,3 ब्यूट का मतलब होता है 4 इसमें जोड़ दो तो 217। 1,3 ब्यूटाडाइन का तो मान कितना होता है, 217 मिली माइक्रोन होता है, इसका 214 होता है, इसका 253, सॉरी 3 2 5 253 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये मान इनकी बेस वैल्यू है, तो देखो याद करने पड़ेंगे डाटा बेसिस पे। इनोन वाला हो गया, तो इनोन वाले को 215 मान थे। अब देखो ये इनोन एक ये कीटोनिक समूह आ गया, इसके अंदर तो CO समूह आ गया, CO समूह और इसके साथ डबल बॉन्ड तो ईन और ओन आ गया ना, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 215 है। यदि यही 5 सदस्य वाले होती तो इसकी बेस वैल्यू अलग होती, 202 मानते। तो डाटा बेसिस क्वेश्चन है ये, तो इसको तो डाटा आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप देखोगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सोल्व करोगे, यहाँ से यहाँ तक सोल्व करोगे, तो इनोन है, इनोन की बेस वैल्यू कितनी है, 215 नैनोमीटर। अब इसके देखो यहाँ से पास में अल्फा और ये बीटा, बीटा पे 1 मेथाइल समूह और 2 मेथाइल समूह, 2 रिंग रेजिड्यू है। तो आपको पता है अल्फा का मान तो होता है 10, बीटा का मान होता है 12 और गामा और अदर का मान कितना होता है 18। तो ये अल्फा बीटा पे 2 दे रखे, बीटा पे 2 दे रखे, तो प्लस के 24 और जोड़ दो, बीटा पर 2 दे रखे प्लस के और जोड़ दिए। अब देखो इस रिंग के आगे देखो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ देना, इसको एक्सोसाइक्लिक मतलब ये तो क्रियात्मक समूह का पार्ट है। इसके अलावा कहीं पर भी यदि रिंग बन करके और वो आपके सिलेक्शन में, इस सिलेक्शन वाले के अंदर डबल बॉन्ड है, वो किसी रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है, तो +5 का इंक्रीमेंट इसमें जोड़ते हैं, तो +5 का इंक्रीमेंट और जोड़ दो, +5 का इंक्रीमेंट जोड़ोगे तो जोड़ दो कितना होता है 5 और 5 10 और 4 14, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 244। कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट योग्य के लिए लैम्डा मैक्स, तो देखिए ये आप सिलेक्शन करोगे इसका कहाँ से, इधर से करते हुए इधर से करते हुए यहाँ तक का, ये आपको पता IR है ना, वो सॉरी IR स्पेक्ट्रा है, लैम्डा मैक्स यूवी स्पेक्ट्रा है, वो असंतरता की पहचान के लिए जाना जाता है। अब इसमें से आप जानते हो पहले होमो को सिलेक्ट करोगे, होमोइनोलिडाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 253 बेस वैल्यू, संयुग्मन में कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड बन रहा था 30 का इंक्रीमेंट जोड़ दो,
ठीक है। अब इसके रिंग रेजिड्यू देखोगे तो 1 2 3 4 और 4 का कितना हो जाएगा 20। भाई ईच 4 5 का इंक्रीमेंट लगता है, 5 4 20। अब आप इसके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लो, इस रिंग का ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस पे कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं, इस पे देखोगे तो इधर ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। भाई आप तो कोई भी रिंग बनी उसके सेंटर पे जाओ, उसके किनारों से जो वर्टेक्स से जो डबल बॉन्ड निकले वो उसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। इस रिंग के सेंटर बैठ करके देखा तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके रिंग के सेंटर बैठ के इस 6 कोनों को देखा कहीं एक्सोसाइक्लिक, इसके रिंग के सेंटर बैठ के देखा तो एक्सोसाइक्लिक, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए तो 10 का क्या होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट लगा दो। अब जोड़ लो, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। 1 2 3 4 ये देख लिया आपने, ये देख लिया, विस्तार देख लिया, ठीक है जोड़ दो तो 10 से 20 30 30 और 30 60 60 और 253 313। ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए 313 मिली माइक्रोन। नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में प्रोटॉन एनएमआर के स्पेक्ट्रम के कितने सिग्नल देंगे? तो लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये होता है OH और ये NO2। तो देखो एक तो इसका सिग्नल हो जाएगा ये H के OH इधर है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 NMR सिग्नल कितने बन जाएंगे इसके? 5 NMR सिग्नल बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी सूक्ष्म तरंग विकिरण के अवशोषण पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी सूक्ष्म तरंग कण के सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव से रिलेटेड है? तो देखो एनएमआर में तो कौन सी आती है? रेडियो वेव आती है। एनएमआर में तो कौन सी आएगी? एक सेकेंड एनएमआर में तो कौन सी आती है? रेडियो वेव आती है। मास के अंदर स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होगा? वहां तो उच्च ऊर्जा के रेडिएशन का बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, ठीक है। और ईएसआर के अंदर आप देखते हो माइक्रोवेव आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा आपका राइट आंसर? ईएसआर बल्ब बन जाएगा। निम्नलिखित खतरों पर विचार करें। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को उनके आईआर स्पेक्ट्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। बिल्कुल, एच बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग के वजह आईआर स्पेक्ट्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। और 3 पेंटीन 2 ऑल 1 2 3 पेंटीन 2 ऑल 1 2 2 पर OH 3 पेंटीन 2 ऑल 2 ऑन है क्या? 1 2 क्या लिखा? 3 पेंटीन 2 ऑन, ये तो बनेगा नहीं, फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका। 3 पेंटीन 2 ऑन का, अच्छा पेंट 5 कार्बन का बन जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पेंट का बन जाएगा। इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 3 पे आप डबल बॉन्ड बना तो 2 पे ये बना 3 पेंटीन 2 ऑन, ठीक है। और एक 4 पेंटीन यहाँ डबल बॉन्ड करके ये करके ये करके ये करके ये करके ये करके, ठीक है। ये है 4 पेंटीन 2 ऑन को उनके यूवी स्पेक्ट्रम, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि द्विबद्ध की स्थिति का निर्धारण कर देता है, तो ये पहचाना जा सकता है। 1 डाइक्लोरोएथेन और 1 2 डाइक्लोरोएथेन को उनके प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा द्वारा पहचाना जा सकता है, बिल्कुल पहचाना जा सकता है। 1 2 डाइक्लोरोएथेन और 1 डाइक्लोरोएथेन का आप जैसे बनाओगे ना, सॉरी एक सेकेंड, ये 2 एथेन का कार्बन 2 क्लोरो 1 1 पे 1 पे Cl और इस पर भी Cl, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो और यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, तो आप ये पाओगे इसके अंदर ये एक और ये इसका अलग स्पेक्ट्रम आएगा। और 1 2 डाइक्लोरोएथेन की बात करें तो CH2Cl और CH2Cl, तो इनका एक NMR स्पेक्ट्रा आएगा, तो NMR स्पेक्ट्रा द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा यही है क्या? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तो सारे कथन सही है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, रमन स्पेक्ट्रा में किसी यौगिक के अवशोषण बैंड की तीव्रता निर्भर करती है, किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता निर्भर करती है यौगिक के द्विध्रुव में परिवर्तन, यौगिक की ध्रुवणता में परिवर्तन, अणु के भीतर ध्रुवणता शब्द आ गया, बस काफी है, ठीक है। उपरोक्त सभी ना ध्रुवणता देख लेना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, आणविक आयन के लिए M/Z का यौगिक मान, आणविक आयन आया तो आणविक भार, बात खत्म। नेक्स्ट, एथीन के ट्रांस ओलिफिनिक प्रोटॉन के बीच कपलिंग स्थिरांक J का मान किस सीमा में होता है? ये कह रहा है इसके साथ ये H है,
ये H है और ये H है और ये मान लीजिए Cl लगा दूँ, तो यहाँ एक इसको A बना देता हूँ, इसको B बना देता हूँ, इसको C बना देता हूँ। तो ट्रांस ओलिफिनिक इसकी बात कर रहा है, इसकी बात करा तो इसमें 1 2 ये तो होता है 0 से 7, ये होता है 7 से 10 और ये होता है 10 से 15 या 15 से 20 वाला, तो ये 15 से 20 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, मेटास्टेबलाइन ये तो p/q टाइप का पर्सन है, सीधा सीधा याद करें m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1। 2,3 डाई मिथाइलिन बाइसाइक्लोहेप्टेन के पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम के अवशोषण की गणना करें। ये इस बार के लिए आपकी एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक हो सकता है, ये आपको कॉपी पेस्ट मिल जाए इस बार की एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। इसमें से एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की बात करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करनी। ये आपको इधर से लेकर के इधर तक जा रहा है, तो इसकी तो बेस वैल्यू आपको पता है 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन की बेस वैल्यू कितनी होती है 217 नैनोमीटर। भाई 1,3-ब्यूटाडाइन है ना, 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइन की बेस वैल्यू कितनी होती है 217। ठीक है, इस रिंग का ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 10 का मैं इंक्रीमेंट लगा दूं इसके अंदर, किसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का, यहां तक ठीक है। और ये जो रिंग स्टेन लगाया हुआ है बीच में, ये वाला रिंग स्टेन, ये वाला रिंग स्टेन, इसका एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगाया जाता है 15 का। रिंग स्टेन का कितना का 15 का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। तो देखो 217 तो ये हो गया, 5 और 5 10 ये हो गए, 15 का इसके रिंग स्टेन का। ये शायद इस क्वेश्चन पूछने का वजह मेरे हिसाब से यही है कि आपने पूछा होगा कि इसका मान ये कहां से आएगा, तो ये रिंग स्टेन की वजह से इसके 15 का इंक्रीमेंट और लग जाएगा। 15 का इंक्रीमेंट लग गया तो 5 7 12 2 1 लग गया 4, 242 कहीं ऑप्शन है क्या, 243 242, एक सेकेंड, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, सॉरी 2 ढूंढो ना, 2 इसके एल्काइल रेजिड्यू तो छोड़ दिए अपन, एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये वाले 10 और जोड़ो, 10 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 252 नैनोमीटर। ठीक है भाई, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूट चले गए दो साइड में, 2 R और 252 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है 252 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोबारा से बता दूं, ये ओपन चेन है तो 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन का मान कितना होता है 217 होता है। ठीक है, और इसके बाद 2 ये अल्काइल सब्स्टिट्यूट हो गए, 10 इसके मैंने जोड़ दिए, इसके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लिए, 10 इसके जोड़ दिए, 5 इसके 5 इसके, और रिंग स्टेन के जोड़ दिए मैंने 15, 252, ये आपको याद करना एक्स्ट्रा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रमन स्पेक्ट्रल गुण ऊर्जा संगत चयन नियम है, तो ये तो बस सीधा याद करने का पढ़ना पड़ेगा +-1। ठीक है, नेक्स्ट एक कार्बोनिल यौगिक के विलायक, हाँ ये अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार करना। एक कार्बोनिल यौगिक के विलायक की ध्रुवणता वृद्धि निम्नलिखित संक्रमणों को कम तरंगदैर्ध्य की ओर स्थानांतरित करती है। देखो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई N से पाई स्टार संक्रमण पढ़ रहे हो, एक कार्बोनिल यौगिक है तो N से पाई स्टार ही होगा नो डाउट, और N से पाई स्टार इससे संक्रमण पढ़ रहे हो। ठीक है, यदि अध्रुवीय विलायक में इसका कार्बोनिल यौगिक को आप डाल रहे हो नॉन पोलर में, अध्रुवीय में क्या होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये कम ऊर्जा भी होगा, कम ऊर्जा का संक्रमण हो गया, ऊर्जा कम तो इसका लेमडा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात। और जैसे ही N2 पाई संक्रमण वाले को आप ध्रुवीय वाले में जो है ना, तो ये स्थायी हो जाता है, सॉरी ये स्थायी नहीं, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है ऐसे, इसमें तो इसकी ऊर्जा बढ़ी, इसमें इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपको ये ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो लेमडा क्या हो जाएगी, कम, कम तरंगदैर्ध्य। तो याद क्या करना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर याद ये करना है कि कोई भी कार्बोनिल यौगिक मतलब N से पाई स्टार संक्रमण, N से पाई स्टार संक्रमण वाले को यदि आप अध्रुवीय विलायक में डालते हो तो इसकी निम्न अवस्था वाली ना N अवस्था, जो ये आप नॉन बॉन्डिंग वाली स्टेट, वो हाई एनर्जी की हो जाती है। यहां तक ठीक है, उच्च ऊर्जा की होगी तो ऊर्जा घट गई, लेमडा का मान बढ़ गया, और ये इसके हाई पाई स्टार वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है तो ये उच्च ऊर्जा की होगी, जैसे ही इस उच्च ऊर्जा की होगी तो एनर्जी ज्यादा, लेमडा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इस हिसाब से देख लेना। तो N2 पाई स्टार कम दर देखिए स्थानांतरित होती है, ये वाली होती है N2 पाई स्टार। ओके, NMR स्पेक्ट्रम में CH3 CH2 CO CH2 सिग्नल की बहुलकता का क्रम है। तो देखिए ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो आप ये कह सकते हो कि ये 3 हाइड्रोजन है, ऐसे ही बना देता हूँ, CH3 CH2 O CH2 CH3, देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो NMR स्पेक्ट्रा तो बनेंगे 2। अब आपने वो N+1 का नियम पढ़ रखा है मल्टीप्लिसिटी में, ये 2 हैं, पड़ोस में कितने 3,
3 से ये 2 का मतलब ये एक इंटरेक्ट करेगा तो ये तो बनेगा क्वाड्रेट, और ये अपने आप में एक की तरह व्यवहार करेंगे, इस पड़ोस में 2 है तो ये क्या बनाएगा, ट्रिपलेट। तो एक तो ट्रिपलेट बनेगा, CH3 वाला तो बनाएगा ट्रिपलेट, क्योंकि ये खुद एक मानते भाई तीनों प्रोटॉन सेम है तो एक सिग्नल, और ये 2 से स्प्लिट हो जाएगा तो N+1, ठीक है। तो ये 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और ये इसके साथ तो 3 + 1 4, तो एक तो बनेगा ट्रिपलेट और एक क्वाड्रेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में मैक्लाफर्टी पुनर्गठन आद्य शिखर आमतौर पर किसका मूल शिखर होता है? मैक्लाफर्टी आयन, मैक्लाफर्टी के अंदर देखो जो गामा हाइड्रोजन होता है ना, वो एल्डिहाइड का भी ले जाता है, कीटोन का भी होता है, एसिड का भी होता है, सीधे श्रृंखला तो ये सारे हो जाएंगे, सारे सभी हो जाएंगे, ठीक है। सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के मास स्पेक्ट्रम, अब देखो इस वाले में है ना मास स्पेक्ट्रम में यदि लॉन्ग चेन वाले की आपसे कभी को बात करवा रहा हो ना, तो ध्यान रखना कि लॉन्ग चेन में देखो 3 और 4 कार्बन की है ना, वो ज्यादा स्टेबल होती है, 3 और 4 कार्बन की। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन की थी, ये चौथे कार्बन की, तो कितने का मास का अंतर आया, कार्बन का 12 और 2 14 का अंतर आया, तो ये 14 के अंतर में चलेंगे। जैसे 3 है तो 14 28 14 थी 42, ये तो 43 की हो जाएगी, फिर और 14 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एक तो 43 की, 14 और जोड़ दिया तो फिर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 57 की हो जाएगी, और एक खुद का टुकड़ा कितना हो जाएगा, 14 का। आई थिंक यही चल रहा होगा, देखो 14 मास आ गया, 43 आ गया, 57 आ गया, 14 43, 3 का 4 का 1 का, मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर तो इनका विखंडन होता है, टूटता है। सीधी श्रृंखला की बात कर रहा है अगले वाला, सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की बात करो तो हाइड्रोकार्बन टुकड़े CH2 के रिगार्डिंग होते हैं 14 के अंतर में, तो ये 14 वाला हो गया, फिर 28 का नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, 28 का नहीं दे रखा तो फिर कितना दे रखा, सॉरी 29 का देना चाहिए था, 29 का नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 43 का दे दिया, 57 का दे दिया। मोलिकुलर मास में वृद्धि के साथ पेरेंट पीक की प्रचुरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबको पता है कि भाई जितना जितना मास बढ़ता जाएगा तो पेरेंट आयन है ना वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, तो टूटेगा ना, तो उसकी पीक मतलब इंटेंसिटी घटती जाएगी। सही बात है, तो सारी बात ही सही है। इस प्रकार से आपके ये श्रृंखला समाधान वाला मामला कंप्लीट होता है। आपके जो फाइनल के पेपर जो लगे हैं इनके रिगार्डिंग के क्वेश्चन आपके द्वारा जो सुझाव हमको दिया जाएगा उनका आप सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड करेंगे। आपके लिए इतना ही, थैंक यू। जुड़े रहे टीम क्लाम के साथ।